हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम एक विषय पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स यानी अपकृत्य विधि। अपकृत्य विधि में एक बहुत साधारण एक क्वेश्चन आता है, कठोर दायित्व का सिद्धांत समझाइए, यानी स्टिक लायबिलिटी का डॉक्ट्राइन क्या है। या कभी कभी आ जाता है रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के केस में जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है उसको समझाइए। तो इसमें 8 पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण है हमें समझना। कठोर दायित्व का सिद्धांत तो अभी हम समझेंगे। 3 चीजों में कठोर दायित्व का सिद्धांत बन जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा खतरनाक वस्तु लाना, जैसे एक सामान्य चीज है, कोई खतरनाक वस्तु पानी भी हो सकती है, कोई गैस भी हो सकती है, पेट्रोल है, कोई भी चीज खतरनाक जिससे कि दूसरे व्यक्ति को हानि हो जाए। वो वस्तु क्या है? खतरनाक है, शेर है, चीता है, कुछ भी हो सकता है। वस्तु का सीमा से बाहर निकलना, वस्तु का भूमि पर सहज उपयोग ना होना। भाई जैसे आप अपने मकान है उसमें एक गड्ढा खुदवाते हैं, पानी भरते हैं, वो सहज उपयोग नहीं है। सहज उपयोग ये है आप रहें। आप कुत्ता पालने, ठीक है, आप शेर पालते हैं, वो सहज उपयोग है? नहीं है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, स्टिक लायबिलिटी है। वही चीज समझाई गई है। कभी कभी इस क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि कठोर दायित्व सिद्धांत के अपवाद क्या हैं। तो 5 अपवाद बताए गए हैं। वादी का स्वयं का दोष, दैवीयकृत, एक्ट ऑफ गॉड। एक पिक्चर आई थी, एक्ट ऑफ गॉड पे ही बनी थी, ओ माई गॉड, उसको देखना, तो उसमें पूरा यही चीज समझाई गई है। वादी की सहमति, तीसरे पक्षकार का कार्य और संविधिक प्राधिकार। अपवाद समझेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कठोर दायित्व क्या होता है, यानी स्टिक लायबिलिटी क्या है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, 2 नियम आपको मिलेंगे, स्टिक लायबिलिटी यानी कठोर दायित्व का सिद्धांत और एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। तो जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है ये रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के केस में बताया गया था 1868 यानी 1868 में। होता क्या है कठोर दायित्व का सिद्धांत? तो इसी केस में बताया गया था रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के केस में कि इसके अंतर्गत प्रतिवादी के दोषयुक्त आचरण के बिना ही, यानी जो प्रतिवादी है उसका आचरण दोषयुक्त नहीं है, मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उसकी जो उसका दायित्व उत्पन्न होता है, क्योंकि कई आपवादिक स्थितियों में इस नियम के अंतर्गत लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होती थी, इसलिए पूर्ण दायित्व का नियम भी इसको नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें आपवादिक दशाएं हैं। अब एक सेकंड में पहले ये समझ लीजिए कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या होता है। इसमें ये होता है, जैसे कई बार ऐसा है, जैसे आप मान लीजिए रायलैंड बनाम फ्लेचर का बात ही ले ले रहे हैं कि आपने अपनी जमीन पर एक पानी का किसी कंपनी में उपयोग करने के लिए एक जलाशय खुदवा दिया, ठीक है, एक गड्ढा खुदवाया, उसमें पानी भर दिया। पानी कोई गुप्त सुरंग है, वो पड़ोसी के यहाँ चली गई, जिसकी आपको पता भी नहीं थी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो थी ना, देख लें कि ऐसा ना हो कि पानी बह के बाहर चला जाए, किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए। तो यहाँ हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, लेकिन फिर भी जो स्टिक लायबिलिटी का नियम है इसमें आपकी गलती मानी जाएगी। यही कठोर दायित्व का सिद्धांत उत्पन्न हुआ था, यही माना गया। बहुत से केस हैं इसमें, देखेंगे। आप वीडियो को इत्मीनान से देखते रहिए, स्किप मत करना जल्दी, ठीक है। तो सबसे पहले रायलैंड्स बनाम फ्लेचर का केस देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। तो इसमें यह हुआ था कि प्रतिवादी एक स्वतंत्र ठेकेदार था, उसने एक जलाशय का निर्माण करवाया। इस जलाशय का निर्माण उसने अपनी भूमि पर अपनी मिल को जल की आपूर्ति करने के लिए कराया था। इस जलाशय के निर्माण स्थान के नीचे गुप्त सुरंगें थीं, जिसका आवाज ठेकेदार नहीं कर सका, और परिणाम यह हुआ कि यह सुरंगें बंद नहीं की गईं, और जलाशय में जब जल भर गया तो यह जल इन सुरंगों के माध्यम से बराबर में भूमि की जो कोयले की खान स्थित थी उसमें पानी भर गया। अब जब कोयले की खान में पानी भर गया तो कोयला नहीं निकाला जा सकता, नुकसान होगा। प्रतिवादी को इस सुरंगों का ज्ञान नहीं था और ना ही उसका कार्य उपेक्षा से युक्त था। प्रतिवादी यद्यपि उपेक्षावान नहीं थे, परंतु उन्हें न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न द्वारा प्रतिपादित निम्न सिद्धांत के आधार पर दोषी ठहराया गया, यानी उन्हें लायबिल ठहराया गया। और उन्होंने कहा, हमारा ये विचार है कि विधि का ये नियम है, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए अपनी भूमि पर किसी भी ऐसी वस्तु को लाता है जिसे उसको वहां पर रखता है, जो यदि वहां से निकल जाए तो संभवतः किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति कारित कर सकती है, तो ऐसा व्यक्ति उस वस्तु को अपनी भूमि पर अवस्था अपनी ही जोखिम पर रखे, और यदि वह
ऐसा नहीं करता है तो प्राइमा फेसिया उस समस्त हानि के लिए उत्तरदायी होगा जो वह वस्तु वहां से निकल जाने के स्वाभाविक परिणाम से कारित हुई है। वह यह दर्शित करके अपने को बचा सकता है कि वह वस्तु स्वयं वादी की गलती से बाहर निकल गई थी अथवा वह उस वस्तु का निकल जाना दैवकृत था जो कि अपवाद माने गए हैं। तो तीन चीजें हैं। देखो, कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा खतरनाक वस्तु को लाया जाना, इसको समझते हैं। इसमें कहा गया इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति की भूमि से किसी वस्तु की सीमा से बाहर निकलने से लायबिलिटी उत्पन्न होती है जब संग्रहित वस्तु कोई खतरनाक वस्तु हो, अर्थात वह ऐसी वस्तु हो जो सीमा से बाहर निकलने के बाद क्षति कारित कर सकती है। जैसे मतलब गैस है, विषैले वृक्ष हैं, कोई विस्फोटक चीज है या विशाल मात्रा में जल भी है। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरी है वस्तु का सीमा से बाहर निकलना। तो इसमें रायलैंड्स बनाम फ्लेचर का नियम लागू होने के लिए यह भी आवश्यक है कि वस्तु जिसने क्षति कारित की है यह निकलकर ऐसे किसी क्षेत्र में चली जाए तो प्रतिवादी के अधिभोग और नियंत्रण में नहीं है। इस स्थिति को स्पष्ट रीड बनाम लायंस एंड कंपनी लिमिटेड के बाद में किया गया। इस मामले में वादी प्रतिवादी के गोला बारूद के कारखाने में कर्मचारी था। प्रतिवादी के परिसर के भीतर जब वह अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रही थी तब एक गोला उसकी वहां निर्माण हो रहा था फट गया और उसके कारण वादी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रतिवादी की ओर से उपरक्षापूर्ण कार्य किए जाने का कोई प्रमाण नहीं था, यद्यपि कि वह गोला जिसका विस्फोट हुआ था एक खतरनाक वस्तु की कोटि में आता था। फिर भी यह धारित किया गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है क्योंकि प्रतिवादी के परिसर के बाहर निकलकर वस्तु नहीं गई थी। तो ये हो गया। तीसरा ये है वस्तु का भूमि पर सहज उपयोग ना हो। तो सहज उपयोग क्या, जैसे मान लीजिए आप कुत्ता पाल सकते हैं लेकिन शेर थोड़ी पाल सकते हैं, वो तो असहज है। मान लीजिए आपकी सीमा से बाहर चला गया, किसी को काट लिया। तो इस तरह से ये तीसरा पॉइंट बताया गया है कि रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के मामले में अपनी भूमि पर एक जलाशय में अतिशय मात्रा में जल का एकत्र किया जाना भूमि का असहज और नॉन नेचुरल यूज है माना गया। इसी तरह से एक नोवेल बनाम हैरिसन का केस था। इस बात में धारित किया गया यदि किसी व्यक्ति की भूमि पर कोई मतलब पेड़ हो गए हैं और पेड़ों की डालियां राजमार्ग पर फैल गईं और अचानक एक गाड़ी पर गिर गईं जो कि आदर्श खराबी थी, तो वो भी एक असहज प्रयोग माना गया। भाई पेड़ ऐसा रखिए कि राजमार्ग पर ना जाए। ठीक है भाई, आपकी सीमा से बाहर निकल गई वस्तु तो उसके लिए उत्तरदायी होंगे। तो ये एक कठोर दायित्व का सिद्धांत था, लेकिन इसके वो भी बताए गए हैं अपवाद। अपवाद 5 हैं। वादी का स्वयं का दोष, ठीक है, यानी वादी का स्वयं का ही दोष है तब ये स्टिक लायबिलिटी लागू नहीं होगी। तो इसमें एक केस है बहुत अच्छा, पोंटिंग बनाम नोक्स। इस बाद में प्रतिवादी की भूमि पर एक विषैला वृक्ष था। वादी का घोड़ा प्रतिवादी की भूमि पर गया और उसने विषैले वृक्ष के पत्ते खाने से उसकी मृत्यु हो गई। यदि वादी का घोड़ा प्रतिवादी की भूमि पर अनाधिकृत प्रवेश ना करता तो उसे कोई हानि नहीं होती, इसलिए यहाँ पर इसको लागू नहीं कराया गया। भाई वादी स्वयं ही, अब किसी का जलाशय है वो गहरा है, स्वयं ही जाके उसमें नहाने लगे और डूब जाए, कोई बात ही नहीं है। दूसरा ये बहुत अच्छा है, दैवीयकृत। यहाँ पर स्टिक लायबिलिटी लागू नहीं होती है। जैसे इस टाइम आप देख रहे हैं पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, वहां पर बाढ़ आ रही है, उसमें कोई क्या ही कर सकता है बाढ़ में। तो वो एक्ट ऑफ गॉड है, यहाँ एक बचाव माना गया। इसमें एक बहुत अच्छा केस था निकल्स बनाम मार्शलैंड। देखिए मैं कह रहा हूं आप वीडियो बड़ा इत्मीनान से देखिए, ये बड़ा आपके फायदेमंद होंगे। निकल्स बनाम मार्शलैंड का बाद इस बाद में एक्ट ऑफ गॉड की प्रतिरक्षा का अभिवाद सफलतापूर्वक किया गया। इस मामले में प्रतिवादी ने एक प्राकृतिक जल प्रवाह को बांधकर अपनी भूमि पर कृत्रिम झील का निर्माण किया। फिर एक बार अत्यंत वर्षा हुई और बांध टूट गया। जब बांध टूटेगा तो पड़ोसियों की भूमि पर भी नुकसान होगा, जल समय बह गया, उनकी खेती बर्बाद हो गई। तो ये माना गया इसमें मार्शलैंड का कोई दोष नहीं है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। तीसरा है वादी की सहमति। अब यदि वादी की सहमति ही है तो सहमति का बचाव तो क्रिमिनल में भी है, ये तो सिविल वाद है। तो इसमें यह कहा गया है ऐसे मामले में जहां वादी ने प्रतिवादी की भूमि पर खतरनाक वस्तु संग्रह की सहमति दे दी है
ठीक है, वहां भी ये बचाव हो सकता है। इसका एक केस है कार्स स्टेयर बनाम टेलर के बाद में वादी ने प्रतिवादी से भवन का निचला भाग किराए पर लिया था। भवन की ऊपरी मंजिल पर स्वयं प्रतिवादी के अभिभोग में थे। ऊपर की मंजिल पर भंडारित जल प्रतिवादी के बिना किसी उपेक्षा के रिसने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप भवन के निचले भाग में रखा गया वादी का माल खराब हो गया। क्योंकि वादी और प्रतिवादी दोनों ही लाभ के लिए भंडारित उस पानी को कर रहे थे, इसलिए उत्तरदायी नहीं माना गया, दोनों की सहमति थी। चौथा है तीसरे पक्षकार का कार्य। कभी कभी दो व्यक्तियों की गलती नहीं होती है, तीसरे पक्षकार के द्वारा गलती हो जाती है, वहां भी बचाव मिल सकता है। ठीक है, इसमें एक केस है बहुत अच्छा, बॉक्स बनाम जब का केस, कि बाद में प्रतिवादी के जलाशय से जल का निकलना बाहरी व्यक्ति द्वारा एक नाली के द्वारा रोक दिया गया। तो अब इसमें वो क्या कर ले, दूसरे व्यक्ति के घर में पानी भर गया, तो ये माना गया ये तीसरे व्यक्ति का कार्य है और इसमें भी बचाव मिल सकता है। लास्ट में जो है वो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी यानी संविधिक प्राधिकार। यदि आपको लॉ से कोई चीज रखने की परमिशन है, ठीक है, तब उसका भी बचाव आप ले सकते हैं कि पड़ोसी को हानि हो सकती है। तो इसमें कहा गया है कि अपकृत्य के निमित्त की गई किसी कार्रवाई में संविधिक प्राधिकार के अंतर्गत कार्य किया जाना प्रतिरक्षा के तर्क के रूप में मान्य है। प्रतिरक्षा का यह तर्क उस समय भी सुलभ है जब कार्य राइट्स बनाम फ्लेचर के नियम के अंतर्गत आता हो, किंतु संविधिक प्राधिकार को प्रतिरक्षा के अभिभाग के रूप में उस स्थिति में पुरस्कृत नहीं किया जा सकता जब कार्य उपेक्षा से किया गया है। एक केस है ग्रीन बनाम चेल्सिया वाटर वर्कर्स कंपनी के बाद में प्रतिवादी कंपनी का यह संविधिक कर्तव्य था कि जल की सतत आपूर्ति बनाए रखे। कंपनी का एक मेन उसकी ओर से बिना किसी उपेक्षा के फट गया, उसके परिणाम स्वरूप वादी का परिसर जल से भर गया। ये धारित किया गया क्योंकि प्रतिवादी कंपनी संविधिक कर्तव्य के निष्पादन में रत थी, इस क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं मानी गई भाई, क्योंकि उसने जो है इसकी बाकायदा परमिशन ली थी। तो देखिए ये कठोर दायित्व का सिद्धांत है, ये आपके प्री मेंस इंटरव्यू किसी में भी पूछा जा सकता है और एलएलबी और बीएलएलबी के पेपर में भी टिप्पणी भी लिखने के लिए आ सकती है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इस पर आ सकता है। तो आपने जाना कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या होता है कि कभी कभी ऐसी बात होती है प्रतिवादी की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन ये तीन चीजें कि वो कोई खतरनाक वस्तु लाया हो, वस्तु उसके परिसर से बाहर निकल गई हो और वस्तु का सहज उपयोग ना रहा हो। तो उस स्थिति में यदि मतलब पड़ोसी को हानि हो जाती है और आपवादिक दशाओं में मामला नहीं आता है तो उसको लाइबल माना जाएगा। इसकी उत्पत्ति किस केस से हुई थी, रायलेंस बनाम फ्लेचर से, और इसमें जज साहब कौन थे, तो जस्टिस ब्लैकबर्न थे। इसके बाद हम आपको पूर्ण दायित्व यानी एब्सोल्यूट लायबिलिटी पढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।